तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आमतौर पे आदमी कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद कोई प्लानिंग करता है बचने की, तमाम तरीके के जुगाड़ लगाता है कि भाई पकड़ा ना जाऊं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कातिल क्राइम सीन पे कोई गलती कर देता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले जब तमाम एंगल टटोलते हैं तो दुश्मनी का एंगल निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चश्मदीद मिल जाए जिसने कुछ देखा हो। कई बार ऐसा होता है कि क्राइम सीन पे कातिल का कुछ छूट जाता है, उसकी वजह से उसकी शिनाख्ती हो जाती है। लेकिन आप सोच के देखें कि ऐसा कत्ल जिसमें शुरू में ये लगे कि ये कत्ल ही नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद ये लगे कि कत्ल तो हुआ है लेकिन मोटिव नहीं है, इसके बाद परिवार वालों को किसी पे डाउट ना हो, मौका वारदात पे कोई चश्मदीद ना हो, कातिल कोई सबूत ना छोड़े, 7 समंदर पार की दूरी हो और उसके बावजूद भी इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाना हो। तो आप सोच के देखिए कि अपने आप में ये कहानी कितनी अजीब होगी। और अगर पुलिस वालों ने इसमें कातिल को पकड़ा तो फिर कैसे पकड़ा, ये जानना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा और जितनी चीज़ें बताई ये तमाम चीज़ें आपको इस पूरी कहानी में देखने को मिलेंगी। कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक जगह लगती है यमुना नगर, काफ़ी मशहूर है। और इसी यमुना नगर में एक गांव पड़ता है श्यामपुर गांव। और इसी गांव में जो वहाँ के सरपंच थे उनका एक परिवार रहा करता था। सरपंच थे इस वजह से ठीक ठाक पैसे वैसे भी थे, ठीक ठाक पूरे इलाके में रसूख था, इज्जत था, बड़ा सा घर था, गाड़ियाँ थी, जानवर थे इनके घर पे, गाय भैंस, ये तमाम चीज़ें। और ठीक ठाक तरीके से इस पूरे परिवार की ज़िंदगी चला करती थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी परिवार में एक महिला थी जिनका नाम था बलजिंद्र कौर कायदे से। बात 24 दिसंबर की है। 24 दिसंबर को बलजिंद्र कौर के जो हस्बैंड थे यानी जो सरपंच साहब थे, वो सुबह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते, क्योंकि अक्सर वही बेड पे उनको चाय वगैरह दिया करती थी। अब आवाज़ लगाते हैं तो सामने से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि भाई मिसेस कहाँ चली गई। इसके बाद आसपास के लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो कहाँ है। आसपास के लोगों ने आवाज़ लगाई तो पत्नी का कुछ पता चला नहीं। इधर फिर चूंकि जानवर भी काफ़ी बोल रहे थे तो फिर लगा कि चलो उनके चारे पाने का टाइम हो गया तो उनको चारा पानी दे दें। उसके बाद सरपंच साहब चारा पानी देने के लिए अपने भैंसों के पास जाते हैं। और जैसी भैंसों के पास जाते हैं वहाँ पे उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद बदहवास चीख पड़ते हैं। दरअसल भैंस को पानी पिलाने के लिए एक हौद बना था, एक कुंड, मतलब 3-4 फीट ऊंचा और 6-7 फीट लंबाई चौड़ाई वाला, ताकि 8-10 भैंसें जो है इकट्ठे वहीं पे उनको पानी पिला दिया जाए। अब उस कुंड के पास जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि उस कुंड में उनकी पत्नी मरी पड़ी है। अब ये चीज़ जैसी वो देखते हैं फ़ौरन चीखते हैं। परिवार के तमाम लोग आते हैं। आने के बाद फ़ौरन जो बलजिंदर कौर थी उनको निकाला जाता है। मन में एक उम्मीद कि शायद जान बची हो, लेकिन देखते ही पता चल गया था कि जान तो इनमें बाकी नहीं है। खबर आसपास के तमाम लोगों तक पहुंची, आसपास के तमाम लोग आ गए और इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस भी मौके पे आई। आने के बाद पुलिस ने देखा तो तमाम लोग कहने लगे कि शायद पैर वैर फिसला होगा, इसी में गिरी होंगी और सर पे चोट लग गई होगी, डूब गई होंगी और ये ओपन सट केस है। लेकिन इसी दौरान जो सरपंच साहब थे उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की। पहला कि सर पे चोट का निशान है। हालांकि उसके बारे में आसपास के लोगों ने कहा कि पैर वैर फिसला होगा या फिर अपने आप को बचाने में हाथ पांव चला रही होंगी, इसी दौरान सर पे चोट लग गई होगी। लेकिन सरपंच साहब ने फिर देखा कि कुंड के बाहर चूड़ियां भी टूटी पड़ी हैं। उन्हें डाउट हुआ। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि साहब जांच पड़ताल करो और ये मुझे नेचुरल डेथ नहीं लगती, मतलब किसी एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम करवाया तो रिपोर्ट वही कि किसी ने पहले किसी भारी चीज़ से सर पे मारा है और मरने से पहले इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है।
और बेहोशी की हालत में इनको पानी में डाला गया और उसके बाद फिर डूबने की वजह से इनकी मौत हुई है। अब ये बात जब पुलिस वालों ने परिवार वालों को बताई, तब परिवार वालों ने कहा कि साहब अब पता करो कातिल कौन है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि एक सरपंच का परिवार, गांव के बीचों बीच घर, पत्नी घर के अंदर सो रही है, सुबह पता चलता है कि कुंड में वो मारी गई है, तो फिर कातिल कहां से आ गया? और जब ये तमाम चीजें हो रही थी तो किसी को पता क्यों नहीं चला? अब ये बड़ा सवाल था। और इसी के बारे में पुलिस वालों ने फिर परिवार वालों से पूछना शुरू किया कि आपको किसी पे डाउट है, और साथ ही पुलिस वालों ने फिर क्रॉस चेक सबको किया भी कि कहीं यही लोग तो कातिल नहीं है। आसपास के लोगों से पूछा कि भाई दुश्मनी घर में तो नहीं थी, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे थे, परिवार के बाकी लोगों से बलजिंदर कौर के ताल्लुकात कैसे थे। लेकिन जहाँ जहाँ पुलिस वाले पूछे हर जगह वही सेम जवाब कि नहीं, बलजिंदर कौर तो बहुत बढ़िया थी, परिवार को लेके चलती थी, परिवार वाले उनकी बड़ी इज्जत करते थे, तमाम लोग बड़े प्यार से रहते थे। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद हैरान कि भाई जब भाई अब कोई एंगल ही नहीं है तो फिर कत्ल क्यों हुआ? बहरहाल अब परिवार के बीचों बीच कत्ल हुआ था तो पुलिस वालों के शक की सुई परिवार वालों पे घूमी। उन्होंने कहा कि सबको टटोलते हैं। परिवार वालों से पूछा कि परिवार में कौन कौन है। सबने पूरा बताया और बताया कि एक बेटा है, वो इंग्लैंड रहता है, बाकी जितने लोग हैं आपकी आंखों के सामने हैं। पुलिस वालों ने कहा कि सबका नंबर दे दो। अब सबका नंबर पुलिस वालों ने लिया। अच्छा, इधर घर में जब माँ की मौत हो गई तो बेटे को फिर कांपती आवाज़ में फ़ोन गया कि बेटा तुम्हारी माँ को किसी ने मार दिया। बेटा ये बात इंग्लैंड में सुनता है तो वो टूट जाता है, कहता है कि मैं आ रहा हूँ। इसके बाद अगली फ़्लाइट बेटा पकड़ता है इंग्लैंड से फ़्लाइट पकड़ने के बाद दिल्ली उतरता है। परिवार के कुछ रिश्तेदार उसको रिसीव करने जाते हैं। बेटा रोने लगता है, बड़ी मुश्किल से उसको संभाल के घर लाते हैं। बॉडी का फिर अंतिम संस्कार होता है। इसी बीच जब पुलिस वालों ने सबके नंबर को अपने पास लिया और सबकी कॉल डिटेल निकाली, तो कुछ खास चीज़ मिली नहीं। अब ये हुआ कि चलो नंबर को सर्विलांस पे लगा के एक बार सबकी लास्ट लोकेशन भी खंगालें। पूरे परिवार की नंबर को सर्विलांस पे लगाया, लेकिन लास्ट लोकेशन में कुछ खास ऐसा संदिग्ध मिला नहीं। अब बड़े टेंशन में, जांच पड़ताल हो रही, तफ्तीश हो रही, कुछ बात बन नहीं रही। इसी दौरान पुलिस वालों के दिमाग में आया कि क्यों ना बेटे के नंबर को भी लगा देते हैं। हालांकि कोई मतलब नहीं था, बेटा इंग्लैंड में था, लेकिन यह हुआ कि चलो लगा देते हैं। अब बेटे के नंबर को जब सर्विलांस पे लगाया और उसकी लास्ट लोकेशन वगैरह चेक की तो पता चला कि बेटा तो हिंदुस्तान में ही था और इसी हरियाणा के इसी यमुनानगर में। और हालांकि पूरा परिवार कह रहा कि बेटा इंग्लैंड में था। तो फिर क्या है, टेक्नोलॉजी झूठ बोल रही, या फिर बेटा, या फिर परिवार वाले? पुलिस के शक की सुई अब जो बेटा था गोमित, उसके ऊपर घूम गई। अब बेटे के ऊपर जब शक की सुई घूमी तो पुलिस वालों ने उसको उठाया। और इधर ये मामला हाई प्रोफाइल हो चुका था तो SIT भी बना दी गई थी। अब जब उठाया गया और पूछताछ की गई तो बेटे ने कहा साहब मैं तो इंग्लैंड में रहता हूं, आप मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस ने अपना तरीका अपनाया। उसके बाद गोमित टूट गया। और टूटने के बाद गोमित ने वो कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया। दरअसल गोमित ने ही इंग्लैंड में रह के अपनी मां का कत्ल कर दिया था। और इसके पीछे पूरी कहानी क्या थी वो अब आपको बताता हूं। दरअसल बात 4 साल पहले की है। गांव में ही एक लड़की रहा करती थी और ये लड़की अक्सर गोमित के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन तीनों जगह जाया करती। जाने के दौरान तीनों जगहों पे बातचीत भी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे और गोमित का मन था कि अब इसी लड़की से मैं शादी वादी करूंगा। लेकिन कहते हैं कि परिवार वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। पहला तो ये कि गांव की बहन बेटी, उससे शादी होगी तो फिर गांव में क्या इमेज रह जाएगी। आमतौर पे गांव में ऐसा होता है कि गांव की अगर एक लड़की है तो सब लोग यही समझते कि भाई गांव की बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी है। तो ये चीज़ें आज भी कोई एक्सेप्ट करता नहीं है।
बहरहाल गोमित ने लगातार अपने परिवार को समझाया, मनाया, कोशिश की कि परिवार वाले मान जाएं, लेकिन परिवार वाले जिद पे अड़ गए, इधर गोमित भी जिद पे अड़ गया। तब परिवार वालों को लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की भगा उगा ले और बड़ी बदनामी हो जाए। तो परिवार वालों ने फिर पैसे वैसे खर्च करके इसको इंग्लैंड भेज दिया और कहा कि जाओ और वहीं पे रहो। अब ये इंग्लैंड में रहता, लेकिन इंग्लैंड में रहने के दौरान भी इसकी हरकतें सुधरी नहीं। अक्सर ये वहाँ पे अय्याशियाँ करता, पार्टियाँ करता, पब्स में जाता। परिवार वालों से ये पैसे मांगता कि आज 10,000 डाल दो, फिर 20,000 डाल दो, फिर 50,000 डाल दो, ये है वो है। जिद करता कि नहीं मिलेगा तो मैं चला आऊँगा। अब पिता बेचारा सीधा साधा कहता कि ठीक है ले लो, मेरी सारी संपत्ति तो वैसे भी तुम्हारी है। लेकिन जो बलजिंद्र कौर थी उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। भाई इकलौता बेटा था, उनके हिसाब से अय्याशियाँ करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, जीवन की जिम्मेदारियों को संभलेगा नहीं, समझाएगा नहीं, और उम्र भी 30 साल लगभग होने वाली है। तो वो विरोध करती, अपने पति को कहती कि पैसे वैसे मत भेजो। वहाँ भी रह के अक्सर ये जिद करता कि घर आऊँगा, उसी लड़की से शादी करूँगा। माँ कहती कि नहीं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, गांव की बहन बेटी, ये शादी नहीं हो सकती। लगातार पैसे वैसे में भी माँ कहती कि नहीं, इतने पैसे की जरूरत नहीं है, जितना खर्चा है उतना ही लो, वहाँ तुमको हमने पढ़ने भेजा है, मौज करने नहीं। ये तमाम चीज़ें जब माँ बोलती तो अक्सर इसको लगता कि अगर माँ ना रहे तो फिर मेरी जो अय्याशियाँ है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार पिता बेचारा पैसा भेजना चाहता, लेकिन माँ मना कर देती कि नहीं, इतने पैसे इसके लिए सही नहीं है। और यहीं से माँ इसकी नज़रों में खटकने लगी। इसी बीच दिसंबर की शुरुआत में भी इसका और इसकी माँ का झगड़ा हुआ पैसे को लेके। और जब झगड़ा हुआ तब इसके दिमाग में आया कि अब माँ को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रहेगी तो फिर अक्सर ये नुकसान देगी। इसके बाद फिर इसने प्लान बनाया कि क्या करें। अब ये बैठा इंग्लैंड में, माँ है हरियाणा में, इतने किलोमीटर की दूरी, 7 समुंदर पार, क्या होगा। पहले सोचा कि सुपारी क्लिनिक को करवा के पैसे वैसे दे के करवा दूँ, लेकिन फिर ये हुआ कि पकड़ा जाएगा, मामला तो ख़राब हो जाएगा। फिर इसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं ही जाके मार दूँ। इसके लिए इसने अपने एक दोस्त पंकज को फ़ोन किया और फ़ोन करके इसने पंकज को बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैं भारत आना चाहता हूँ। पंकज ने कहा ठीक है आ जाओ। इसने कहा कि मेरे रहने खाने का इंतज़ाम कर देना और मेरे घर वालों को पता ना चले। पंकज भाई दोस्ती, उसने कहा ठीक, उसे ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं थी। इसके बाद ये 6 दिसंबर को फ्लाइट से भारत आता है। आने के बाद ये पंकज से मिलता है। मिलने के बाद दोनों निकलते हैं खाटू श्याम जी, वहाँ दर्शन करते हैं। यानी जो पाप ये करने वाला था उस पाप की इसने माफ़ी वाफ़ी पहले से मांगनी शुरू कर दी। दर्शन करने के बाद ये वापस आता है, एक पीजी लेता है, पीजी में रहने लगता है। उसके बाद कभी भेष बदल के, कभी चेहरा ढक के अपने परिवार की रेकी करता है कि कौन कब कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कितने बजे मेरा घर खाली रहेगा, कब मैं कत्ल करूं कि पकड़ा ना जाऊं, कैसे मार सकता हूं। ये तमाम चीज़ें इसने शुरू की रेकी करनी। लगभग 10 दिनों तक इसने रेकी की और रेकी करने के बाद इसको सारा टाइम टेबल पता चल गया कि मेरी माँ बाहर कब निकलती है, मेरे जो पिता हैं वो खेत कब जाते हैं, परिवार में और कोई कब आता है। तमाम रेकी इसने की और इसे पता चला कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच मेरी माँ उठ जाती है। बाबूजी भी उसी टाइम उठते, उठने के बाद खेत भेज जाते, फिर लौट के अपने बिस्तर पे बैठते। तब उनको चाय पानी चाहिए, परिवार में और कोई तब रहता नहीं है और यही सही मौका है कत्ल करने का। लिहाजा ये 23 दिसंबर को रात में ही अपने घर के पास जाके, जो भूसौला होता है जिसमें भूसा वगैरह रखा जाता है, उसमें जाके छुप जाता है। छुपने के बाद रात भर इंतजार करता है, चेक करता है कि पापा गए या नहीं। और इधर ये हालचाल अपने परिवार से लगातार लेता रहता कि मैं यूके में हूँ, यहाँ पे ये है वो है, मतलब सारा वो नौटंकी। इसके बाद फिर इसने जब देख लिया कि पिता चले गए, तब ये घर के अंदर दाखिल हुआ। माँ बाहर आ रही थी। जैसे इसने माँ को देखा, माँ ने इसको देखा, माँ तो बड़ी खुश हो गई कि मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। लेकिन अपनी माँ को गाली देते हुए कहता है कि तू ही है जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। माँ को समझ नहीं पाती, माँ के सर पे एक डंडा मारता है। माँ बदहवाश गिर पड़ती है, घसीटता हुआ उसको कुंड के पास लाता है। लाने के बाद माँ थोड़ी सी संघर्ष करने की, स्ट्रगल करने की कोशिश करती है, चीखने की कोशिश करती है।
एक डंडा और मारता है, माँ बेहोश हो जाती है। उसके बाद माँ को उठा के पानी में फेंक देता है। और चूंकि माँ बेहोश थी, सर पे चोट लगी थी, तो होश में आ नहीं पाती, शरीर में ताकत थी नहीं। और 10 से 12 मिनट के स्ट्रगल के बाद पानी पूरा फेफड़े में, दिल में भरता चला गया और दम घुटने की वजह से माँ की मौत हो गई। अब ये कत्ल कर चुका था। बाकायदा इसमें इत्मीनान से चेक भी किया कि माँ मरी या नहीं। जब इसे कंफर्म हो गया माँ मर गई, तब ये भागता है और अपने पीजी में जाके छुप जाता है। इंतजार करता है कि घर से फ़ोन कब आएगा। घंटे 2 घंटे बाद घर से फ़ोन आ जाता है कि घर में बेटा ऐसा ऐसा हो गया है, माँ की मौत हो गई है, आ जाओ। वहाँ ये रोने पीटने का नाटक करता है, कहता है कि मैं अगली फ्लाइट से आ रहा हूँ, बस किसी को दिल्ली एयरपोर्ट भेज दो। इसके बाद ये हरियाणा से दिल्ली के लिए निकलता है। वहाँ एयरपोर्ट में वेटिंग लॉन्ज में जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार करता है। उसके बाद रिश्तेदार आते हैं, उनको पकड़ता है, फूट फूट के रोता है। रोने के बाद फिर उनके साथ घर आता है, अपने बाप को पकड़ के फूट फूट के रोता है। पुलिस वालों के सामने गुहार लगाता है कि कातिल जो भी है पकड़ो। चूँकि इसे उम्मीद ही नहीं थी कि पुलिस वालों के शक की सुई कभी इसकी तरफ घूमेगी। इसे ये भी नहीं उम्मीद थी कि कभी ये भी खुलासा होगा कि कत्ल ही हुआ है। इसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि कभी पुलिस वाले इसकी भी नंबर को सर्विलांस पे लगाएंगे और फिर पकड़ लेंगे। चूँकि इसके हिसाब से ये तो लंदन में ही था और पूरे गांव समेत पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि ये लंदन में ही है, इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में होने की वजह से फिर इसके ऊपर कभी डाउट होता ही नहीं। वो तो गनीमत रही कि जब परिवार वालों ने जिद पकड़ी कि SIT बनवाओ, तब पुलिस वालों ने SIT बनवाई। अब SIT बनी तो SIT ने अपने लेवल पे जांच पड़ताल की, और चूँकि कत्ल घर में हुआ था तो पुलिस वालों के जो शक की सुई थी वो घर वालों पे ही गई। वहाँ पे सबको जब टटोल लिया तो फिर पता नहीं कहाँ से पुलिस वालों के दिमाग में आया कि चलो बेटे के नंबर को भी एक बार देख लें। हालांकि इस चीज़ के चांसेस एकदम ना के बराबर थे, लेकिन खुशकिस्मती से ये काम पुलिस वालों ने किया और फिर इसके नंबर की मौजूदगी गांव में क्राइम सीन पे भी मिली। और फिर यहीं से फिर पूरे शक की सुई गहराई, इससे पूछताछ हुई, तब ये पूरी कहानी इसने बताई। तो आप सोच के देखिए कि आज के टाइम में माँ बाप अपने बच्चों के भले के लिए, उनको एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। समाज, लोकलाज उस डर से कुछ चीज़ें मना करते हैं जो आज की मॉडर्न सोसाइटी में शायद एक्सेप्टेबल है, लेकिन पुराने सोच के लोगों में नहीं है। और शायद हमारे आपके जो माँ बाप हैं वो आखिरी पीढ़ी होंगी जिनको आप प्रैंक कर सकते हैं, जो आपसे सोशल मीडिया पे कुछ सीखने के लिए अपने पास एक छोटा फ़ोन रखते हैं, फिर आपके फ़ोन में सीखते हैं। हमारे घर की महिला चाहे 80 साल की हो, लेकिन अगर आप उससे कहें कि आपकी फ़ोटो खींचनी है तो कैमरे के सामने पहले पल्लू कर लेती है। कोई बड़ा आदमी घर पे आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, तो बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला घर के अंदर आ जाती है। अब ये कोई शर्मिंदगी, कोई और चीज़ नहीं है, एक लोक लाज है, एक पुराना हमारा कल्चर है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग उस कल्चर को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं वो कल्चर आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि सही है। क्योंकि आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे जितनी गंध परोस दी गई, शायद उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये था कि हम उस चीज़ को, अपने पुरानी धरोहरों को बचवा के रखें और संजो के रखें। अब कई सारे लोग कहेंगे कि देखो आजकल की बेटियां कितनी आगे हैं। अब उनकी सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि भाई कितनी भी आगे हों, पुराने ज़माने की जो ज्ञानी महिलाएं थी, जो वीरांगनाएँ थी, उतनी आगे आज भी नहीं है। और वो लोग अपने कल्चर को बचा के ही ये काम करती थी, तभी आज उनकी पूजा होती है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।